हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में आप सभी लोगों को भारतीय संविधान का भाग 2 बताने वाले हैं। इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने भाग 1 पर चर्चा कर ली थी और उसके अनुच्छेद को अच्छे से याद कर लिया था। आज की वीडियो में हम भाग 2 पढ़ेंगे और इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं और सभी अनुच्छेद को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो भाग 2 है उसके अंतर्गत क्या आता है ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। ये जो संविधान है वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है जिससे कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो हम भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम भाग 1 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक बेस बताया है कि कैसे क्या संविधान में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भाग 2 की हम शुरुआत करते हैं। और भाग 2 में आपकी क्या है, नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 में क्या है, अपनी नागरिकता है। इसको इंग्लिश में सिटीजनशिप कहा जाता है। अब नागरिकता होती क्या है उसके ऊपर बात की जाए तो नागरिकता कुछ नहीं होती है, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसी को क्या कहते हैं आप, उसी अधिकारों को आप लोग नागरिकता कहा जाता है। ठीक है, अब जो भारत में नागरिकता है उसको कहाँ से लिया गया है, तो भारत में जो नागरिकता है उसको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है। तो भारत में एकल प्रकार की नागरिकता है, मतलब जैसे आप भारत के ही नागरिक होंगे, भारत के ही नागरिक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी राज्य में रह रहे हैं और आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं, मध्य प्रदेश के निवासी होंगे लेकिन नागरिक कहाँ के होंगे, नागरिक आप भारत के होंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं एकल नागरिकता। और ये कहाँ से लाई गई है, तो ये लाई गई है आपकी ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो है ना वो इसी प्रकार की नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल प्रकार की नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता क्या होती है, दोहरी नागरिकता ये होती है जैसे कोई बड़ा देश है उसके अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे अपना भारत को ही मान लो और भारत में कई सारे छोटे छोटे राज्य जैसे अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोहरी नागरिकता वो नागरिकता होती है जैसे कि आपके एक तो नागरिकता आप माने जाएं अमेरिका के नागरिक और उसके अंदर कोई देश, मतलब उसके अंदर कोई राज्य है उसके भी नागरिक। तो दोहरी नागरिकता ये होती है। अगर मान के चलो भारत में दोहरी नागरिकता होती तो उसमें आपको क्या कहा जाता कि मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ और मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ और मैं भारत का नागरिक हूँ। इस तरीके से दोहरी नागरिकता हो जाती है। लेकिन अपने भारत में ये चीज़ लागू नहीं की गई है। अपने भारत में केवल एकल प्रकार की नागरिकता है। तो एकल प्रकार की नागरिकता अपने देश के लिए है, भारत के लिए है। आप सभी लोग कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, और इसको ब्रिटेन से लाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट पड़ता है, नेक्स्ट पड़ता है कि नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। तो ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नागरिकता के बारे में सबसे पहले विवरण किसने दिया था, अरस्तू के द्वारा दिया गया था। अगला कह रहा है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया है, 1986 में। तो ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे स्टार लगा करके कि नागरिकता में सबसे पहली बार संशोधन कब किया गया था। नागरिकता में सबसे पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। ठीक है, तो नागरिकता में पहली बार संशोधन सन 1986 में किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि नागरिकता होने के कारण ही पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। जैसे आप भारत के नागरिक हैं और तो अभी तो आपको आधार कार्ड प्राप्त होता है, अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो आपको भारत का आधार कार्ड नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत की नागरिकता 1955 अधिनियम पर आधारित है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, जो भारत की नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। 1955 के अधिनियम पर आधारित है भारत की नागरिकता। नेक्स्ट यहाँ पे आप चलते हैं नागरिकता के बारे में अनुच्छेद। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं नागरिकता की तो नागरिकता में अपना जो संविधान का भाग 2 है वो अपना नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक आते हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक क्या आती है, जो नागरिकता है वो आती है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब देखिए अनुच्छेद 5 की बात की जाती है
तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान जब से प्रारंभ हुआ है, और संविधान प्रारंभ कब से हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से उसके पहले से जो भी व्यक्ति भारत में है वह भारत का नागरिक होगा, अर्थात उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे मान के चलो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आप उसके पहले से ही भारत में रह रहे हैं, तो आप लोग भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 5 में ये चीज़ कही गई है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि जब से संविधान लागू हुआ है उसके पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 6 आ जाता है और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन उसके लिए एक परमिट रूल होगा। उसके लिए एक क्या होगा? एक परमिट रूल होगा। और परमिट रूल में ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ जाते हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी और अन्यथा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो अनुच्छेद 6 है इसमें ये बात कही गई है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान गए लोगों को यदि संविधान बनने से पहले भारत लौट आते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। मैंने अनुच्छेद 5 में बताया था कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसके पहले कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947 में और भारत से पाकिस्तान चले गए थे लोग, और जब उसके पहले मतलब उसके बाद भारत आ जाते हैं कि संविधान बनने से पहले भारत वापस आ गए तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये अनुच्छेद 7 में कही गई है ये बात, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। देखिए जैसे कोई व्यक्ति है जो विदेश घूमने गया है और नौकरी करने गया है वहाँ पर, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, अनुच्छेद 8 में कहा गया है। अब आप कहें कि सर जो नागरिकता है वो समाप्त कब होगी? तो नागरिकता समाप्त कब होगी उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अनुच्छेद 9 में बात कहा गया है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेने पर अपनी जो भारत की नागरिकता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जैसे आप लोग अमेरिका जाते हैं, USA चले गए, वहाँ पे आप लोग जॉब करने लगे और जॉब करके सेटल हो गए और वहाँ की ही क्या ले ली आपने? नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप ले ली। तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, और आप कहाँ के नागरिक कहलाएंगे? आप फिर अमेरिका के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। ये अनुच्छेद 9 में ये बात कही गई है। उसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 10, और अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं? नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं किया जाता है। जब तक कोई आप लोग देश के विरोध में कोई काम नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और जो अपना अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 11 कह रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी तथा यह सब गृह मंत्रालय के अंतर आएगा। तो ये चीज़ आप लोग एक अलग से पॉइंट बना करके नोट करिएगा कि अनुच्छेद जो 11 है इसमें कहा गया है कि नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं उसको कौन बनाएगा? उसको बनाएगी संसद, ठीक है। संसद बनाएगी। और ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब चीज़ें आएंगी अपने जो अपना गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी संसद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अनुच्छेद देख लिया, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 5 है उसमें कहा गया कि संविधान जब से प्रारंभ हुआ है उसके पहले से कोई व्यक्ति अगर भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक होगा, अर्थात उसके पास भारत की नागरिकता होगी। अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत गए हुए लोगों को अगर भारत वापस लौट आते हैं और तो उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके लिए परमिट रूल है, इसके लिए क्या है? परमिट रूल है। उसके बाद अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों को
यदि संविधान बनने से पहले भारत लौट आते हैं तो उनको भी क्या कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है जैसे कि आप लोग विदेश भ्रमण करने गए और वहाँ पे नौकरी करने लगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और अनुच्छेद 9 में कह रहे हैं कि नागरिकता समाप्त तब होगी जब आप लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं। अनुच्छेद 10 कह रहा है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप लोग कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 11 कह रहा है कि जो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। और ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी अपने गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ दी गई है नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं, 5 विधियाँ हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पर। तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ 5 हैं। अब पाँचों को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहला कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955। यहाँ पे जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता है, मतलब जैसे कि आप भारत में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, मतलब भारत का नागरिक हो और उसको भारत की नागरिकता प्रदान की गई हो। जिसमें ये चीज़ समझिए, जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे, जैसे आपका जन्म भारत में हुआ है, आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता या पिता में से उनके पास कम से कम एक के पास क्या होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तब आप लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना सेकंड है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर भी आपकी नागरिकता हो सकती है। और कैसे होगी, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जबकि उनके जो माता पिता हैं कहाँ के होने चाहिए, उनके पास उनमें से एक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। मतलब ये है कि जैसे आप अभी वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं और आपके जो माता पिता हैं उनमें से आपके पिताजी की जो नागरिकता है वो भारत की है, तो आपको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो वंश के आधार पर इस तरीके से है। पंजीकरण तीसरी विधि है और पंजीकरण आपसे पूछ सकता है कि पंजीकरण के लिए क्या करना पड़ता है। पंजीकरण में देखते हैं, यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह इस विधि के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसे भारत में 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। जो पंजीकरण है इसमें 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तब वह व्यक्ति जो है ना भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो पंजीकरण में ये हो गया। उसके बाद देशीकरण। तो देशीकरण यहाँ पे देशी से 10, यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए, देशीकरण से 10 साल, देशीकरण से 10 साल। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत की कोई भाषा जानता हो, भारत में 10 साल से निवासरत हो तथा किसी कला में निपुण हो तो उसे भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। कोई विदेशी व्यक्ति है, जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति है और जो भारत की नागरिकता जानता है, भारत की कोई भाषा जानता है और मतलब किसी कला में निपुण है, जैसे संगीत में, मतलब कोई कला होनी चाहिए उसके अंदर, और भारत में 10 साल से निवासरत हो, तब उसकी जो है ना भारत की नागरिकता दे दी जाएगी देशीकरण के आधार पर। ठीक है, तो देशीकरण में 10 साल और पंजीकरण में कितने साल, 7 साल। उसके बाद आपकी एक आ जाती है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या होता है, जैसे कि अपना कोई भारत है अपना, ठीक है, अपना भारत राज्य है, वो किसी विदेशी राज्य को जैसे अपना यहाँ पे भारत है और यहाँ पे मान के चलो बांग्लादेश है, यहाँ पे अपना पाकिस्तान है। ठीक है, कोई विदेशी राज्य को मान के चलो पाकिस्तान को ही अपने भारत में मिला लिया। अब पाकिस्तान को भारत में मिला लिया तो जो पाकिस्तान के लोग होंगे उनको भी जो नागरिकता है वो भारत की दे दी जाएगी। यही है अर्जित भूमि है, इसका ही मतलब अर्जित भूमि है। यहाँ पे पढ़िए कि यदि संसद किसी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर लेती है, मिला लेती है, तो उस राज्य के निवासियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी और ऐसा किया भी गया है। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, हम कल देख चुके थे जो सिक्किम था उसको हमने 36वें संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को एक राज्य बना लिया था अपना,
और ये 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है। और जो सिक्किम के लोग थे उनको भी कहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी, भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ अर्जित भूमि के ऊपर हो गई। अब चलिए बात करते हैं नागरिकता के समापन की। तो देखिए जो नागरिकता है उसका समापन कैसे हो सकता है। तो एक तो आपके स्वयं के द्वारा त्याग देने पर, मतलब आपने अपने जो भारत की नागरिकता है उसको त्याग दिया है और किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है, तो इस तरीके से आप लोग, एक तो इसको नागरिकता का समापन हो सकता है। दूसरा, आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसे आपने कोई देश विरोधी काम किया है तो आपकी नागरिकता को छीन लिया गया है, बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त का मतलब ये है कि आपने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली है और इस स्थिति में आपकी जो नागरिकता है उसको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरी, यहाँ पे आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नागरिकता है उसको प्राप्त करने की विधियाँ 5 हैं और उसको त्यागने की विधियाँ 3 हैं, ठीक है। नागरिकता समापन की विधियाँ 3 हैं और नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना जो भाग 2 है ये कम्प्लीटली पूरा हो चुका है। इसके आगे अपना भाग 3 आएगा जिसके अंतर्गत अपने आएंगे मौलिक अधिकार, ठीक है। अब मौलिक अधिकार हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।